रेस दूसरों से नहीं आपकी आपसे है, जीतेगा वही जो खुद को हराएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स पर। यूपीएससी सीएससी 2020 प्रीलिम्स के लास्ट 60 डेज बचे हैं और यही डिसाइड करेंगे कि आप रेस में आगे जाएंगे या इस रेस से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि जब रेस में दौड़ रहे होते हैं और आखिरी का 1 किलोमीटर बचा होता है, उस वक्त जो अपनी स्टेमिना को बना के रखता है, अपनी स्ट्रेंथ को बूस्ट करता है, वो रेस जीत जाता है। और उस वक्त जो लूज करता है स्टेमिना, वो रेस से बाहर हो जाता है, चाहे वो कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो। तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने 1 साल क्या पढ़ा, 2 साल क्या पढ़ा, कौन कितनी तैयारी करके आया है। फर्क ये पड़ता है कि इन लास्ट 60 डेज का यूटिलाइजेशन कौन कैसे करेगा। तो क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए आपको? लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस व्हाट शुड डू एंड डोंट डू एट दैट टाइम। अब इस वक्त आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस व्हाट शुड डू, क्या आपको इस वक्त करते रहना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं न्यूज़पेपर की। तो कुछ लोग बोलते हैं कि क्या न्यूज़पेपर अब हमें छोड़ देना चाहिए। तो लास्ट 2 मंथ बचे हैं, न्यूज़पेपर आपको कंप्लीटली अभी नहीं छोड़ना चाहिए। न्यूज़पेपर की रीडिंग आपको करते रहना चाहिए, क्योंकि यही जो पोर्शन है मेंस में भी आपको ये सारा कवर करना पड़ेगा। जब लास्ट 30 डेज बचेंगे उस वक्त आप न्यूज़पेपर को छोड़ सकते हैं। और अगर आप लंबे टाइम से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको पता है 15 से 20 मिनट लगते हैं केवल आपको एडिटोरियल सेक्शन पढ़ना है। और उसमें भी अगर रिपीटेड टॉपिक पे आ रहा है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, या फिर अगर आप उसके लिए भी टाइम नहीं में है आपके पास तो आप उसका एनालिसिस देख सकते हैं। खाना खाते वक्त, कुछ भी काम करते वक्त फ़ोन में हेडफोन लगाकर एनालिसिस देख सकते हैं। लेकिन इस वक्त आपको न्यूज़पेपर कंप्लीटली नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार 2 महीने पहले के जो टॉपिक्स हैं वो प्रीलिम्स में आ जाते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये है कि न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते आपको पुरानी चीज़ें रिवाइज होती हैं और आप अपडेट रहते हैं। इसलिए लास्ट 30 डेज़ में आप पूरा कंप्लीटली बंद कर सकते हैं, लेकिन अभी आप पूरा कंप्लीटली नहीं बंद कर सकते। ठीक है, तो आपको न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट रखनी है। सेकेंड थिंग, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट अगर आपने नहीं देना स्टार्ट किया है तो आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए। अब मॉक टेस्ट कैसे देंगे? मॉक टेस्ट आपको देना है अल्टरनेट डेज पे, क्योंकि अगर आप डेली मॉक टेस्ट देंगे तो उसका प्रॉपर एनालाइजेशन नहीं हो पाएगा। और एनालाइजेशन से ही पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं, आपको कितना आता है, कितना नहीं आता। जब आप टॉपिक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे सब कुछ पता है, मेरे को सब कुछ क्लियर है। लेकिन जब आप मॉक टेस्ट देने बैठते हैं तब आपको पता है कि आपको किस एंगल से टॉपिक को पढ़ना है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए मॉक टेस्ट आपको अल्टरनेट डेज पे देना चाहिए। एक दिन दो, एक दिन उसका एनालाइज करो और रिवीजन करो और फिर मॉक टेस्ट दो। ठीक है, तो मॉक टेस्ट, और जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हैं उतने ज़्यादा मॉक टेस्ट दें। पर नंबर मत गिने कि मैंने 100 मॉक टेस्ट दिए, उसने 200 मॉक टेस्ट दिए। ठीक है, इतने मिनिमम नंबर दो जिसमें आप कंफर्टेबल हो और आप खुद से बीट कर पाओ, खुद को बीट कर पाओ। इतने नंबर ऑफ मॉक टेस्ट देने हैं। इसके बाद बात करते हैं सी सैट की। तो इस टाइम क्या होता है कि सी सैट को लोग इग्नोर कर देते हैं कि लास्ट के टाइम में पढ़ेंगे या सी सैट हम कर लेंगे, जस्ट क्वालिफाइंग है। तो बहुत सारे लोग ओवर कॉन्फिडेंट में सी सैट को छोड़ देते हैं और सी सैट की वजह से वो बाहर हो जाते हैं। GS1 में वो अच्छा स्कोर कर लेते हैं, कट ऑफ पार कर जाते हैं, पर सी सैट को क्वालिफाई नहीं कर पाते। रीज़न 2 होते हैं। एक तो होता है कि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, दूसरा होता है कि जब सी सैट का पेपर होता है, फर्स्ट शिफ्ट में हो जाता है GS1 का, सेकंड शिफ्ट में होता है सी सैट का पेपर। अब सेकंड शिफ्ट में आते आते एग्जॉस्ट हो जाते हैं। माइंडसेट पे ये होता है कि फर्स्ट पेपर कैसा गया, कैसा नहीं गया। सी सैट में बहुत सारे कॉम्प्रीहेंशन आते हैं, पैसेज पढ़ने में नींद आने लगती है। यहाँ पे आप सिर्फ टिक कर रहे हैं, वहाँ पे आपको OMR शीट में ब्लैक करना होता है, बहुत सारी चीज़ें फिल करनी होती हैं। तो इस वजह से सी सैट में आप लैग कर जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। तो ठीक है, इस वक्त अगर आपने नहीं किया है, आपका सी सैट सेक्शन वीक है, तो आपको एप्टीट्यूड रीजनिंग ज़रूर अभी करना शुरू कर देना चाहिए और अल्टरनेट डेज पे सी सैट के एग्ज़ाम देने चाहिए। और सी सैट के लिए आपको किसी भी कोचिंग का टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। सी सैट आप यूपीएससी के जितने भी प्रीवियस पेपर हैं सबको सॉल्व कर ले तो वो मोर देन इनफ है, अगर आप उसमें अच्छा इनफ कर पाते हैं। और जिस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, लाइक काउंटिंग ऑफ फिगर्स
या फिर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक में है तो आप उस टॉपिक को सेपरेटली जाके उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर सी सेट को कम्प्लीटली स्किप नहीं। और अगर आप अच्छे से कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ आप प्रीवियस पेपर में अच्छा स्कोर कर ले रहे हैं, उसके बाद भी आपको डेली बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि हिट नहीं करता ब्रेन में, चाहे आप कितने भी शार्प हो। एग्जामिनेशन में बैठकर आप सोचेंगे तो उस वक्त हिट नहीं करेगा, इसलिए सी सेट पे ध्यान देना ज़रूरी है इस टाइम पे। इसके बाद बात करते हैं क्रिस्प नोट्स। आपको इस वक्त अपने लिए एक कॉपी तैयार करनी है क्रिस्प नोट्स की, और वो सिर्फ आपकी होगी, उसमें सिर्फ आपको समझ में आएगा। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, बहुत सारी बुक्स और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आप अंडरलाइन करते हैं और उसको रिवाइज कर सकते हैं, पर कुछ टॉपिक फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो आप एग्ज़ाम से इमेजिन करिए जस्ट 2 दिन पहले या 1 दिन पहले आपको रिवाइज करना है, और पूरा स्टडी मटेरियल लेके बैठ जाएंगे, सारी किताबें लेके बैठ जाएंगे, तो आपका दिमाग फट जाएगा, पागल हो जाएंगे, ठीक है, इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्रिस्प नोट्स बनाने होते हैं। जैसे कि मैं बात करती हूँ फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, संविधान का किस तरीके से विकास हुआ, तो उसके लिए चैप्टर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट्स, ठीक है। उसके बाद फिर 1857 के बाद जितने के एक्ट आए, अधिनियम आए, मार्ले मिंटो सुधार, चैम्सफोर्ड सुधार, ठीक है, 19 भारत शासन अधिनियम 1935, 1947, तो इस तरीके के जितने भी आए, अब ये पूरा सारा डाटा आप रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा। अब इसको क्या करना है, आपको क्रिस्प नोट्स बनाने हैं, मतलब 5 से 10 लाइन में इसको लिखना है। 5 से 10 लाइन में कैसे लिखेंगे, जैसे ही लिखा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और एक ही 2 लाइन में उसको लिख दिया कि हाँ इसके इंपॉर्टेंट फीचर, और एक एक वर्ड में इंपॉर्टेंट फीचर को एक एक वर्ड में लिखना है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है और एक वर्ड पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा वर्ड लिखना है, और उसका गवर्नर कौन था उस टाइम का वो लिखना है, ठीक है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरे चैप्टर को आपको आधे पेज में 15 से 20 लाइन में या 10 से 15 लाइन में अरेंज करके रखना है। जो ये कॉपी आप बनाएंगे ये आपकी 15 से 20 पेज 25 पेज ही भरेंगे, और इसमें आपने जितना होल पढ़ा है, स्टैटिक प्लस करंट का कुछ फैक्ट्स, डाटा, ऐसी चीज़ें जो आप भूल जाते हैं, या ऐसी जिसको बहुत ज़्यादा वास्ट दिया हुआ है उसको ऐसे शॉर्ट में बना के लिखेंगे, और इसी को जितनी जहाँ भी जाएं इसको रिवाइज करते रहें। जब भी ऐसा फियर हो कि हाँ मैं भूल रहा हूँ, इस चीज़ को निकालें और रिवाइज कर लें, ठीक है। तो इस तरह के नोट्स बहुत काम आते हैं और हर स्मार्ट स्टूडेंट इसको ज़रूर फॉलो करता है। और अगर कॉपी में नहीं लिखना तो अपने फ़ोन में एक्सेल शीट बना के लिख सकते हैं, नोट्स में लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन सिंपल पूरे फैक्ट का एक एक वर्ड में डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। और वो क्रिस्प नोट बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं जब आप प्रीलिम्स में जाते हैं, आपका बहुत प्रेशर कम हो जाता है। जैसे आप रिवाइज कर लेंगे उसको तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा। ये तो बात हो गई कि आपको इस वक्त क्या करना चाहिए, और आगे क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है वो भी मैं आगे बताऊंगी, किस तरीके से आप स्मार्टली स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं डोंट डू, इस वक्त आपको क्या नहीं करना चाहिए। न्यू बुक रीडिंग, इस वक्त किसी भी तरीके का न्यू स्टडी मटेरियल परचेज करके रीड करने की गलती बिल्कुल भी मत करें। कि अगर आपने सोचा कि मेरा आर्ट और कल्चर का सेक्शन रह गया है और इस वक्त आप जा रहे हैं नितिन संघानिया खरीदने के लिए कि हाँ 2 महीने हैं, 10 दिन में मैं बुक पढ़ के ख़त्म कर दूंगा, आपने 10 दिन इन्वेस्ट किए, इनपुट दिया, पर आउटपुट क्या मिलेगा। 10 दिन में आपने बुक मान लो इतनी मोटी ख़त्म भी कर दी, लेकिन आपको याद कुछ नहीं रहने वाला, क्योंकि फैक्ट ये है कि जब तक आप 3 से 4 बार किसी चीज़ को नहीं पढ़ते आप नहीं उसको रिकॉल कर पाएंगे, ठीक है। इतना सारा कॉन्सेप्ट है और उसमें से इतनी सारी चीज़ें पूछी भी नहीं जाएंगी, तो वो आपका पूरा टाइम वेस्ट होगा, और आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो भी उसके चक्कर में भूल जाएंगे ना रिवाइज करने की वजह से। तो इस तरीके से इस वक्त आप किसी भी तरीके का न्यू स्टडी मटेरियल ना ही खरीदें, ना ही स्टार्ट करें, ठीक है। बात करते हैं सेकंड आंसर राइटिंग की। तो आंसर राइटिंग अगर आप अभी तक कर रहे हैं तो अब आप आंसर राइटिंग को बंद कर सकते हैं, क्योंकि अब सिर्फ 60 डेज काउंटिंग के बचे हैं, और अब आपकी स्टडी प्रीलिम ओरिएंटेड होनी चाहिए। मेंस को आप थोड़ा सा साइड में रख दें, क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स में 10 लाख 15 लाख बच्चों को बीट करके आगे नहीं गए तो मेंस का क्या फ़ायदा, आप रह जाएंगे। इसलिए इस वक्त आपको आंसर राइटिंग बंद कर देनी चाहिए, और अपनी ये टाइम आपको अपना सी सैट में और प्रीलिम के जो वीक एरियाज़ हैं ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का, वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं ऑप्शनल इस वक्त पढ़ें या ना पढ़ें। तो ऑप्शनल, अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ आपका सी सेट पूरा तैयार है, प्रीलिम का आपका ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो गया है, आपने करंट अफेयर बहुत अच्छे से कर लिया है और आप मैनेज कर सकते हैं,
तो आप अपने ऑप्शनल को टाइम दे सकते हैं, 1 से 2 घंटे का ऑप्शनल पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रीलिम में डाउट है, अभी भी फियर है, तो आप ऑप्शनल को साइड में रखिए और इसका तैयारी कीजिए। लेकिन अगर आप कर चुके हैं तो ऑप्शनल को पढ़ सकते हैं, क्योंकि बाद में मेंस के लिए भी बहुत कम टाइम बचता है। तो आप बाकी सब्जेक्ट को नहीं, अगर आपको पढ़ना भी है तो आप ऑप्शनल को ही पढ़ें, क्योंकि ऑप्शनल क्या होता है, जो आपको डिफरेंट देता है, मार्क्स गेनिंग में हेल्प करता है। इसके बाद बात करते हैं कोचिंग क्लास की। तो आपको कोचिंग क्लास बंद कर देनी चाहिए, किसी भी तरीके की क्लासेस बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त टाइम है आपको खुद ही स्टूडेंट बनना है, खुद ही टीचर बनना है, खुद ही स्ट्रैटेजी बनानी है, खुद ही टाइम टेबल बनाना है, सब कुछ खुद बनना है, अपना गाइडर खुद बनना है। क्योंकि इस वक्त अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे बहुत सारा सोशल प्लेटफॉर्म पे, बहुत सारे कोचिंग क्लासेस में, यहाँ वहाँ, तो आप पूरा लैग कर जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। क्योंकि ये वो टाइम में है सेल्फ एनालिसिस का, अपने आप को जानने का, क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है। कोई भी टीचर, कोई भी मेंटर आपको नहीं बता सकता कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। टीचर का फेवरेट हिस्ट्री हो सकता है, पर आपका फेवरेट ज्योग्राफी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को जानने का टाइम है। तो आपको नया स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ना है, आंसर राइटिंग बंद कर देना है इस वक्त। ऑप्शनल आप पे डिपेंड करता है, वैसे आपको बंद कर देना चाहिए। बहुत कॉन्फिडेंट है तभी करना चाहिए, और कोचिंग क्लास वगैरह बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा एक पॉइंट मैंने ऐड नहीं किया है, पर वो भी आपको नहीं करना चाहिए। इस वक्त आपको नेगेटिव पीपल से, यानी नकारात्मक लोगों से दूर रहना है, सोशल साइट से दूर रहना है। जितने भी तरह के सोशल साइट हैं, अगर आप उस पर हैं तो इस वक्त उसे बंद कर दें, डिसेबल कर दें, ठीक है। और या फिर जो ऐसे लोग जो नकारात्मक चीज़ें फैलाते हैं, नेगेटिव थॉट फैलाते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, उन लोगों से बात करना बंद कर दें। केवल उन्हीं लोगों से बात करें जो पॉजिटिव हैं और आपको मोटिवेट कर सकते हैं। और जितना हो सके कम लोगों से बात करें, अपने आप रहें, मेडिटेशन करें और पॉजिटिव रहें। तो ये हो गया डू एंड डोंट डू। अब इसके बाद करते हैं कि आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। RMS फॉर्मूला, ये RMS फॉर्मूला क्या है? तो ये RMS फॉर्मूला है सक्सेस का फॉर्मूला। इसका मतलब है रिवीजन, मॉक टेस्ट, स्मार्ट स्टडी। रिवीजन, मॉक टेस्ट, स्मार्ट स्टडी। अब आप कहेंगे कि आपको रिवीजन कैसे करनी है? तो गाइज रिवीजन, आपको रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। रिवीजन आप 3 बार 4 बार जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार करें। मैंने बताया अगर आप क्रिस्प नोट्स बना लेंगे तो उससे आपका रिवीजन करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके बाद आप रिवीजन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, स्टैटिक प्लस करंट। स्टैटिक का रिवीजन तो करना है, उसको आप अलग से टाइम देंगे स्टैटिक के लिए, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। और करंट के लिए अलग टाइम देंगे, क्योंकि आजकल जो पेपर होता जा रहा है वो करंट ओरिएंटेड है। 2016, 17, 18 आप देख चुके होंगे, पेपर पूरा करंट ओरिएंटेड आता है, ठीक है। 60 to 70% आप तभी डील कर पाएंगे जब आप करंट बहुत अच्छा है। इसलिए आपको करंट और स्टैटिक को दोनों को इक्वल टाइम देना होगा, ठीक है। स्टैटिक के भी वही क्वेश्चन आते हैं जो करंट में होते हैं। तो इस तरीके से आपको दोनों को रिवीजन का टाइम देना है। साथ में ऐसा नहीं करना है, हम लोग क्या सोचते हैं कि हाँ थोड़ा सा कोई चीज़ रह गया, ये कॉन्सेप्ट रह गया, इसको भी कवर कर लेते हैं, वो रह गया उसको भी कवर कर लेते हैं। अब क्या होता है, आपने हाथ में कोई चीज़ होल्ड कर रखी है, ठीक है। पहले आपके हाथ में जो मुट्ठी में है उसको टाइट से पकड़ो। ऐसा ना हो कि मुट्ठी में हाथ में और चीज़ें भरने के चक्कर में जो पहले से चीज़ें हैं वो नीचे से गिर जाए, ठीक है। रेत जिस तरीके से निकल जाती है, फिसल जाती है, उस तरीके से फिसल जाएंगी। तो पहले आपके पास जो चीज़ है, जो आपने पढ़ रखा है, उसको इतना पक्का कर लो, इतनी तेज मुट्ठी बांध लो कि किसी भी तरीके से हिलने पे भी वो चीज़ ना गिरे, ठीक है। और उसके बाद उसमें और चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट हो गया रिवीजन। इसके बाद बात करते हैं मॉक टेस्ट। तो आपको मॉक टेस्ट कैसे देना है? मॉक टेस्ट मैंने बताया आप अल्टरनेट डेज पे दे सकते हैं, और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो डेली भी दे सकते हैं। मॉक टेस्ट इस वक्त क्योंकि 60 डेज रह गए हैं तो आपको देना है सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट क्या होते हैं? पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो 100 क्वेश्चन वाले होते हैं, जैसे पॉलिटी का अलग से, हिस्ट्री का अलग से, ठीक है, ज्योग्राफी का अलग से, मॉडर्न हिस्ट्री का अलग से। तो इस तरीके से आपको सेक्शनल टेस्ट, हर सब्जेक्ट के 5-5 सेक्शनल टेस्ट दें। उससे ये पता चलता है कि आप किस सब्जेक्ट में वीक हैं और कौन से आपके वीक एरियाज़ हैं। जब आप पॉलिटी का टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा पॉलिटी अच्छा पूरी ख़त्म कर लिया है, पर पॉलिटी में तो इतने 50 क्वेश्चन से ज़्यादा, अगर 50% से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं तो मतलब हाँ आपने कुछ पढ़ रखा है। लेकिन अगर 50% से कम क्वेश्चन कर पा रहे हैं सॉल्व सही, तो इसका मतलब है कि आपके कॉन्सेप्ट में कमी है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और आपको उन कॉन्सेप्ट पे एनालाइज करने की, उन्हें पढ़ने की ज़रूरत है। तो इस वक्त आपको सेक्शनल टेस्ट देना है
फुल लेंथ टेस्ट आपको जब लास्ट 30 डेज बचेंगे तब देना शुरू करना चाहिए। फुल लेंथ टेस्ट लास्ट 30 डेज में आपको पूरा फुल लेंथ टेस्ट देना चाहिए, लेकिन अभी आपको सेक्शनल के लिए टाइम है। सेक्शनल में जितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे अपने सब्जेक्ट को उतना इंप्रूव कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें मॉक टेस्ट से पता चलती हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो मॉक टेस्ट में देते हैं, गलत करते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं, सीखते हैं और वहाँ से हम वो चीज़ कभी नहीं भूलते। तो इसलिए, और बहुत सारा करंट अफेयर भी आपका अपडेट हो जाता है मॉक टेस्ट से। तो इसलिए मॉक टेस्ट आप सीख रहे होते हैं मॉक टेस्ट से, और मॉक टेस्ट में अपने मार्क्स को कंपेयर किसी और से ना करके खुद से कंपेयर करें कि अगर आखिरी बार लास्ट टाइम आपके 70 मार्क्स आए या 80 मार्क्स आए, ठीक है, तो इस बार आप 110 ला रहे हैं, ठीक है, तो अपने आप से अगर मार्क्स कॉम्पिटिट करेंगे तो आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट में और क्या ध्यान देना है कि आपको इक्वल टाइम टेबल फॉलो करना है, यानी पूरे 2 घंटे का ही टेस्ट देना है। ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे का टेस्ट 3 घंटे में दे रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्लॉक वॉच लेके बैठें, उसमें टाइम अलार्म सेट करके बैठें और अपने आप को 10 मिनट कम दें, ठीक है। एग्जामिनर में वहाँ पे 10 मिनट वेस्ट होते हैं, आपसे साइन करवाते हैं, अंगूठा लगवाते हैं बार बार आके, तो और वॉशरूम जा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, तो आप अपने 10 मिनट कम दें अपने आप को एग्ज़ाम में। वॉच टाइम जैसे ही अलार्म बजे वैसे ही बंद कर दे टेस्ट देना। इसके साथ ही OMR शीट लेके बैठें। OMR शीट में पूरा ब्लैक करें, रोल नंबर सब कुछ फिल करें, क्योंकि एग्ज़ाम में हम क्या होता है यहाँ पे टिक करके प्रैक्टिस करते हैं, और अगर OMR शीट भरने की आदत नहीं है तो हर बहुत अच्छे अच्छे बच्चों के 2 से 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जल्दी मार्किंग करने में। A भरना था C भर देते हैं, पेपर में सही लगाया OMR में गलत लगा देते हैं, और एक बार वहाँ पे लगा दिया तो उसके बाद उसको सही नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इस तरीके से जितना आप OMR पे प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा कर पाएंगे। तो ये तो हो गया आपका मॉक टेस्ट का, ठीक है। पूरा टाइम फॉर्मेट में देना है। वीकली आपको पूरा इसका एक चार्ट बनाना है कि आपको एक वीक में कितने टेस्ट देने हैं, अपने वीक एरिया फाइंड आउट करना है, एनालाइज करना है। और अगर शुरू में आप बहुत सारे टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं तो अल्टरनेट पे डेज पे टेस्ट दें, सेक्शनल टेस्ट दें, और अगर डेली टेस्ट देना है तो ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 घंटे में 50 क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर 1 घंटे में 50 क्वेश्चन सॉल्व करें। तो ये तो हो गई मॉक टेस्ट की बात। अब बात करते हैं स्मार्ट स्टडी की। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि भैया कोई 4 साल से पढ़ रहा है, कोई 2 साल से पढ़ रहा है, कोई नया बच्चा आया है 1 साल उसने तैयारी की है, क्या वो बीट कर पाएगा? बहुत सारे लोग हैं जो 1 साल में बीट कर लेते हैं। बात है स्मार्ट स्टडी की। केवल पढ़ते नहीं रहना है, आपका टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाओ और स्मार्ट स्टडी करो, क्योंकि ये कोई नहीं पूछना आएगा कि आपने ब्रिलियंट कोचिंग से पढ़ा था, या फिर आपने कितने बड़े टीचर से पढ़ा था, या फिर आपने कौन सी किताब से पढ़ा था। फ़र्क ये पड़ता है और पूछा कि ये जाता है कि आपने कैसे बीट किया, और सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी हो सकती है। तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी मैं आगे आपसे डिस्कस करती हूँ कि कैसे करनी है, थोड़ा सा डीप में। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये है कि आपको दूसरों से अलग कैसे बनना है। दूसरों से अलग करेंगे तभी यहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि एक ही पाथ तो हर कोई फॉलो कर रहा है। कुछ अलग करेंगे तभी आप इसमें बने रह सकते हैं रेस में। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। प्रिपेयर इंडेक्स लिस्ट। आपको पता है प्रीलिम्स में हर साल इंडेक्स 6 पे क्वेश्चन आता है कि इस इंडेक्स में क्या रैंक है, इस इंडेक्स में, ठीक है। तो इंडेक्स पे आजकल ट्रेंड बन गया है, इंडेक्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और इंडेक्स बहुत ज़्यादा नहीं है, आपके 15 से 20 कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं जो आपको उसकी एक लिस्ट बना लेनी है, ठीक है। और उस लिस्ट में क्या लिखना है कि वो इंडेक्स कौन रिलीज करता है, कौन सा नेशनल या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम कौन रिलीज करता है, ठीक है। इंडिया में उसकी रैंक क्या है, फर्स्ट रैंक पे कौन है। और इसके अलावा आप यूपीएससी के लिए जा रहे हैं, अदर एग्जाम के लिए जाते तो इतना इनफ था, यूपीएससी के लिए जा रहे हैं तो इसके साथ में क्या क्या फैक्टर्स हैं, विच फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं उस लिस्ट के लिए, ठीक है। मतलब क्या फैक्टर्स जिम्मेदार हैं उस चीज़ के लिए। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में लिखा है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स कौन रिलीज करता है, इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है और किन फैक्टर पे रिलीज किया जाता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे क्वेश्चन आया भी था यूपीएससी प्रीलिम 2019 में, ठीक है। और इसमें क्या पूछा गया था कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो आपको फैक्टर्स भी, तो इस चीज़ का आप एक लिस्ट बना लेंगे एक पेज में, सारे ऑर्गेनाइजेशन के नाम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंडिया की क्या रैंकिंग है, ठीक है। एक एक कॉलम में एक एक चीज़ को लिख लेंगे और क्या फैक्टर हैं उसके 4-5 फैक्टर शॉर्ट में लिख लेंगे। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन पक्का, और आपकी किस्मत अच्छी है तो 2 क्वेश्चन भी आ जा रहे हैं। एक क्वेश्चन तो आना है डेफिनेटली, जो आना है उसको तो करिए। पता चला एक मोटी बुक लेके बैठे हैं, कोई गारंटी नहीं है कि इसमें से 2 किताब क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये चीज़ तो आपको पता है कि भैया इसमें से 2 क्वेश्चन आने हैं।
दो नहीं तो एक तो क्वेश्चन आना ही आना है, तो वो चीज़ आप श्योरली कंफर्म कर लीजिए और अपने आप को सिक्योर कर लीजिए कि हाँ मेरे ये 2 क्वेश्चन पक्के हो गए। ठीक है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, 1 पेज का बना लेना है, उसी नोट्स वाला जो आपका क्रिस्प नोट्स है वहीं पे बना के रखना है और उसको बार बार रिवाइज कर लेना है दिन में 1 बार। ये हो गया आपका पहला। इसके बाद बात करते हैं इन्वायरमेंट की। क्या होता है, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी को ना बाद के लिए छोड़ देते हैं, या कुछ लोग क्या होता है इन्वायरमेंट इकोनॉमी को सोचते हैं कि सिर्फ करंट पढ़ लेंगे ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें इग्नोर कर देते हैं जिसकी वजह से लैग कर जाते हैं। और इस टाइम पे अगर आप सोचें कि चलो इन्वायरमेंट के लिए सारा हिस्ट्री पॉलिटिकल में टाइम लगा दिया और अब इन्वायरमेंट के लिए आप सोच रहे हैं कि हाँ शंकर आईएएस को पढ़ने बैठ जाए, पूरी बुक पढ़ने बैठ जाए, तो इस वक्त ऐसा काम आपको नहीं करना है। इस वक्त आपको स्मार्ट स्टडी करना है, पर्टिकुलर टॉपिक्स को पढ़ना है। तो इन्वायरमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, 12th की बायोलॉजी की अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बायोलॉजी की लास्ट चैप्टर जो है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के 4 या 5 चैप्टर हैं, उसका आपको प्रिंट आउट निकाल लो। ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में प्रिंट आउट निकाल लो, या बुक है तो बहुत अच्छी बात है, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, उसको पढ़ लो। वहाँ से आपका बेसिक इन्वायरमेंट क्या है, इकोलॉजी क्या होता है, फूड चेन, फूड वेब, बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है, उनका एक लिस्ट बना के उनको याद कर लेना है, क्योंकि उनसे एक आध क्वेश्चन फंस जाता है। ठीक है, और उनसे इस तरीके से नहीं, लोकेशन याद करनी है, कौन से स्टेट में पड़ता है, स्टेट के बाद कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उसके आसपास कोई फेमस बॉडी है, वाटर बॉडी है, तो उन चीज़ों के नाम जो न्यूज़ में रहे हैं उस चीज़ों को, सारी चीज़ों को शॉर्ट में लिख के याद कर लें। ये भी इन्वायरमेंट में भी आता है और ज्योग्राफी एरिया में भी आता है। इसके साथ आपको कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेनी है, जैसे मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है और प्रीलिम्स में भी आ जाता है। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, कब इस्टेब्लिश किया गया, कौन कौन सी बातें थी, कौन से देश थे इसमें शामिल, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। COP21 पेरिस समझौता क्या था, COP24 क्या था, 2 डिग्री टेम्परेचर का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सोलर जो सोलर एनर्जी का लगा हुआ है वो किस देश में लगा हुआ है, ठीक है, कहाँ पे है, ये पूरे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप पढ़ लें और इसको तैयार कर लें, इस तरीके से आप इन्वायरमेंट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में कुछ चीज़ें जो न्यूज़ में हैं उन बॉडीज़ के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वो सारी चीज़ें आप पढ़ लें। इसके साथ ही जैसे कि टाइगर का संरक्षण करने के लिए कब किया गया शुरुआत, ठीक है, उसमें क्या क्या कंडीशंस लगाई गई थी, कौन सा राज्य पहला था, ठीक है, इसके बाद अभी टाइगर रिजर्व कितने ईयर बाद वो पब्लिश की जाती है रिपोर्ट, भारत में कितनी संख्या कहाँ पे पाई गई है, टोटल संख्या क्या है टाइगर्स की, ये सारी जो डाटा है, फैक्ट्स हैं, इसको लिख के रखें, याद करके रखें। गिद्ध संरक्षण कब आया था, मगरमच्छ संरक्षण, कछुआ, एलिफेंट प्रोजेक्ट क्या था, व्हाट इज प्रोजेक्ट ऑफ एलिफेंट, ठीक है, सेव एलिफेंट क्या था, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, चीज़ें हैं, ये आपको टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, और ये आपको बुक नहीं, एक एक टॉपिक को सीधा गूगल पे सर्च करो, पढ़ लो, नोट बना लो, ठीक है, और अपना नोट खुद तैयार करो, किसी बुक के भरोसे मत रहो। तो ये हो गया आपका इन्वायरमेंट। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। तो इकोनॉमी में क्या होता है, आपको कोई किताब बहुत बड़ी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको नोट से, वीडियो से कंप्लीट तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक करंट ओरिएंटेड आता है। और आपको ऐसा ना हो कि कुछ सब्जेक्ट में आप मास्टर करके जाओ और कुछ सब्जेक्ट बिल्कुल सही छुओ ही मत, उसमें से कुछ आपको ABCD बेसिक क्वेश्चन आते हैं तो नहीं पता, ऐसा नहीं करना है। आपको हर सब्जेक्ट का सब कुछ थोड़ा थोड़ा तो पता, बेसिक चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए। ठीक है, मान लो आपने 3 सब्जेक्ट में मास्टर्स करके गए हैं, बहुत अच्छे से प्रिपेयर, तो बाकी के 4 सब्जेक्ट्स में आपको बेसिक चीज़ें तो पता होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आता है और आपने छोड़ दिया या गलत किया तो वो सबसे ज़्यादा आपको पीछे कर देगा। इकोनॉमी में आपको बजट, आपको पता है बजट पढ़ना होता है, गवर्नमेंट की साइट पे जाना है, बजट का प्रिंट आउट निकालना है, और प्रिंट आउट उसमें आती है समरी, बजट समरी, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, जिसमें अवेलेबल है उसकी समरी निकालो। समरी 2 से 3 पेज की होती है, उसमें क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, कौन कौन सी स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, उसको 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ लो, वो बजट आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कितने पैसे किस स्कीम के लिए रखे गए हैं, खर्च किए गए हैं, और उसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं, उन चीज़ों को, बजट को हो जाएगा। इसके बाद हो गया इकोनॉमिक सर्वे, इसका एनालिसिस आप वीडियो से भी देख सकते हैं, और इसका भी समरी पढ़ें, पूरा डिटेल में जाकर चैप्टर वाइज मत पढ़ें, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं है और इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा, तो इसकी भी समरी पढ़ें। गवर्नमेंट स्कीम से भी 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो गवर्नमेंट स्कीम्स का भी आपके पास एक चार्ट होना चाहिए, शॉर्ट नोट होना चाहिए, ये स्कीम किसने लॉन्च की, स्टेट की स्कीम, कुछ राज्य की स्कीम्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वो स्कीम्स किसने लॉन्च की, क्या था,
तो इस तरीके से कई बार क्या होता है, स्कीम का नाम बहुत डिफरेंट होता है और रिलेट बहुत अलग चीज़ से करती है, और 2-3 स्कीम्स ऐसी हो जाती हैं जो सिमिलर होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको गवर्नमेंट स्कीम्स को याद कर लेना है। इसके अलावा इकोनॉमी में आपको बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए। बेसिक टर्म्स मतलब जीडीपी क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। इसकी परिभाषा डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जीएनपी क्या है, एनडीपी क्या है, एनएनपी, ठीक है। नेट नेशनल इनकम क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है। अगर आप इकोनॉमी के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो ये चीज़ें आप सर्च करके थोड़ी थोड़ी से वीडियो देख के पढ़ के समझ सकते हैं, बहुत टफ नहीं है, क्योंकि आपको मैक्रो इकोनॉमी पढ़ना है, माइक्रो इकोनॉमी में नहीं जाना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए क्योंकि आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं। इसके अलावा आपको रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, और इसमें भी आपका आता है कि एफडीआई क्या है, एफपीआई क्या है, एफडीआई वर्सेस एफपीआई, इसमें एक मॉनिटरियल होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमी की जो बेसिक टर्म्स हैं, इन्फ्लेशन, सारी चीज़ें इनकी डेफिनेशन वाइज आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। एक एक वीडियोस देख सकते हैं, मुनाल के वीडियोस देख सकते हैं, कहीं से भी जहाँ से समझ में आए वहाँ से, बुक पढ़ने की बजाय ये सब चीज़ें करके अपने लिए प्रिपेयर कर सकते हैं स्मार्टली। इसके बाद बात करते हैं मैप की। तो ऐसा हो गया कि ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन जो है ना वो डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, मैप बेस में पूछा जाता है, और मैप से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको मैप पे अच्छी पकड़ बनानी है। अब मैप में आपको सब कुछ नहीं करना है, जो चीज़, जो लोकेशन न्यूज़ में है, जो वाटर बॉडी न्यूज़ में है, या जो कंट्री स्टेट न्यूज़ में है, उसके बाउंड्री आसपास क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें देखनी है। कोई कंट्री है, ठीक है, साउथ चाइना सी के बारे में बात हो रहा है, तो उधर देखना है कि आसपास कौन सी कंट्री हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ को टच कर रही हैं, उसकी बाउंड्री क्या है, वहाँ का जोग्राफिकल एरिया क्या है, ठीक है। किसी भी वाटर बॉडी का नाम आ रहा है तो कौन कौन सी कंट्रीज़ उसको टच कर रही हैं, ठीक है। उसके बीच में कौन सा, उसके आसपास क्या है, भारत से उसका क्या रिलेशन है, लोकेशन क्या पड़ती है उसकी। तो इस तरीके से मैप, आपको जितने भी न्यूज़ में चीज़ें हैं वो, और मैप पे थोड़ा अच्छी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैप से क्वेश्चन 2-3 आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, तो मैप पे अच्छी पकड़ बनानी है। इसके बाद बात करते हैं साइंस और टेक। साइंस और टेक अगर आपने नहीं प्रिपेयर किया है तो करंट अफेयर से वो आपका सारा प्रिपेयर हो जाता है। इसके साथ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट में और क्या कर सकते हैं साइंस और टेक के लिए। इसके लिए पहली बात तो आपको किताबें नहीं पढ़नी होती। साइंस टेक एनसीईआरटी कोई बोल दे 6th-12th तक पढ़ने बैठ जाओ तो वो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। साइंस टेक में आपको क्या करना है, पर्टिकुलर जो टर्म्स हैं और जो चीज़ें हैं जो चल रही हैं उसके बारे में आपको पता है जो होना चाहिए। जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है, पता होना चाहिए, ठीक है, आज के टाइम में चल रहा है और कई बार इस पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार। इसके अलावा नासा के पिछले 2 साल के क्या प्रोजेक्ट्स नासा ने लॉन्च किए हैं, उसका करंट स्टेटस क्या है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और लेटेस्ट कौन सा प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है, भेजा गया है कौन सा यान, उसके बारे में पता होना चाहिए। इसरो की साइट पे जाके, इसरो की ऑफिशियल साइट पे जाएं, इसरो के प्रोजेक्ट्स देखें, हाँ, कि लास्ट 3 मंथ्स के प्रोजेक्ट सारे 1 by 1 आ जाएंगे। उस प्रोजेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि हाँ ये इस प्रोजेक्ट का नाम है, इसमें कौन सा PSLV VSLV कौन सा यूज़ किया गया है, डिफरेंस क्या होता है इनमें, कितना कौन लोड करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। ये जो बेसिक टर्म है, सारे प्रोजेक्ट्स के नाम पता होने चाहिए, फीचर पता होना चाहिए, ये आपको एक्स्ट्रा करना है। इसके अलावा थोड़ा सा बूस्ट कर सकते हैं ज्ञान विज्ञान, जो वो शो आता है ज्ञान विज्ञान राज्यसभा पे, ठीक है, तो वो ज्ञान विज्ञान साइंस और टेक से ही आता है। उसमें से जो करंट लेटेस्ट न्यूज़ में है वहाँ से आपको टॉपिक मिल जाएंगे, टॉपिक लो, या तो पूरे शो को देखो या टॉपिक को ले जाके पढ़ लो। तो इस तरीके से स्मार्ट स्टडी करेंगे, इन सारी एरियाज़ को कवर कर लेंगे। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सबने कर रखी होगी, पॉलिटी सबने कर रखी होगी, तो आप थोड़ा सा एक कदम आगे हो जाएंगे। तो ये हो गया पूरी आपकी स्ट्रेटजी लास्ट 2 मंथ की। और एक लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको टाइम टेबल अपना डेली अपडेट करना है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं टाइम टेबल बनाते हैं, फॉलो करते हैं, पर ज़्यादातर लोग होते हैं जो टाइम टेबल को फॉलो नहीं करते। तो आपको अपने लिए डेली बेसिस टास्क बोर्ड बनाना है। डेली बेसिस टास्क बोर्ड अपना एक बोर्ड बना लो, या फिर कॉपी का एक फ्रंट गत्ते पे वाइट शीट लगा के उसे रख लो, और वो आपका टास्क बोर्ड हो गया। टास्क बोर्ड पे रात को सोने से पहले आपको 2 या 3 टास्क देने हैं। ऐसे टास्क देने हैं कि हाँ मुझे कल ये चीज़ करना है, और ऐसा जो रियलिस्टिक हो, हाँ वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई एक दिन में ये किताब खत्म करनी है, एक दिन में 10 चैप्टर पढ़ना है, ऐसा नहीं। ऐसा देना है कि हाँ कल मुझे एक मॉक टेस्ट देना है और रिवीजन करना है इन 3 चैप्टर का। अगले दिन वो करो, जैसे ही आपने टेस्ट दे दिया उस पर टिक कर दो टास्क बोर्ड पे। फिर जैसे ही आप टिक करोगे
वैसे एनर्जी मिलती है, बूस्ट मिलता है कि हम अगले चीज़ को करें, उस पर टिक करें। जैसे ही अगले चीज़ को कर दोगे बस रिलीफ। उसके बाद सोने से पहले अगले दिन का फिर से टास्क बोर्ड तैयार करो, वहाँ पे फिर से 2 टास्क 3 टास्क अपने लिए लिख के सो। इस तरीके से डेली टारगेट बेस अपना अचीव करो, और जब आप डेली टास्क अचीव करने लग जाओगे तो अपने पूरे वीक का टाइम टेबल या पूरे वीक का टास्क बोलो, क्योंकि टाइम टेबल बोलो कि 2 ही घंटे मुझे यही पढ़ना है, हो सकता है आप 1 घंटे में पढ़ लो। टास्क दो 1 हफ्ते का, 1 महीने का, और इस तरीके से कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉलो करो और आप डेफिनेटली बीट कर सकते हैं, चाहे आप फ्रेशर हो या फिर आप पहले से तैयारी कर रहे हो। तो ये पूरी स्ट्रेटजी थी, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल पे पॉलिटी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के वीडियो हैं, वो आप देख सकते हैं। इस टाइम में आपको मेडिटेशन करना चाहिए, मेरे चैनल पर गाइडेड मेडिटेशन के वीडियो अवेलेबल हैं, आप वो भी देख सकते हैं। देखने के लिए थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम गाइस।